और अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो पिछले 72 घंटे से एक्टिव बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं। सोमवार और मंगलवार को उन्होंने इटावा और कन्नौज का दौरा किया और आज पार्टी दफ्तर में नेताओं के साथ अहम मीटिंग की। ये मीटिंग कई मायनों में खास रही। पहली बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी अपने संगठन का विस्तार करने में जुटी है। पिछले दिनों सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया था और अब नई रणनीति के तहत नई टीम तैयार की जा रही है, जिसका मकसद 2024 का लोकसभा चुनाव है। दो दिन के जमीनी दौरे के बाद आज बारी थी नेताओं के साथ मंथन करने की। अखिलेश यादव दोपहर के वक्त पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समेत कई नेता पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। अखिलेश यादव का लक्ष्य 2024 के चुनाव से पहले पार्टी का विस्तार करना है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती ये है कि पार्टी के भीतर अभी कितने विभीषण हैं, ऐसे सामने लाया जाए। दरअसल ये बात सामने आई थी कि राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल यादव के अलावा 4 और ऐसे विधायक थे जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया और नतीजों के बाद ये बात साफ भी हो गई। और आज जब पार्टी दफ्तर पर मंथन हुआ तो पहला मुद्दा यही था। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी में जो क्रॉस वोटिंग हुई, उस पर अखिलेश यादव के तेवर सख्त हैं। एक कमेटी बनाई और उसने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है कि आखिर वो कौन से विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कमेटी के लोग पहुंचे थे और जो इंटरनल रिपोर्ट है वो अखिलेश यादव को सौंपी है। उसके मुताबिक कुल 5 क्रॉस वोट हुए और उसमें समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। एक नाम सहजिल इस्लाम का तो सबको पता है, लेकिन 3 और भी विधायक हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोट किया है। क्रॉस वोटिंग करने वालों को लेकर कई तरह के सवाल हैं। पहला सवाल, आखिर किस वजह से उन्होंने अखिलेश की बात को नजरअंदाज किया? और दूसरा सवाल, अगर अखिलेश को विधायकों का नाम पता चल चुका है तो क्या शिवपाल यादव की तरह उन्हें भी आजाद करने की चिट्ठी जारी की जाएगी? राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक आंतरिक रिपोर्ट तैयार की है। बताया गया है कि इस आंतरिक रिपोर्ट में उन 4 विधायकों का जिक्र है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और यही रिपोर्ट अब अखिलेश यादव को सौंपी गई है। कार्रवाई क्या होगी, इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे। और जहां तक आपने क्रॉस वोटिंग की बात की थी, ये गोपनीय वोट पड़ा है, कॉन्फिडेंशियल वोट पड़ा है। इस वोट के बारे में किसी के ऊपर सीधे आरोप लगा देना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। अब ये ठीक है कि अगर कहीं कोई क्रॉस वोटिंग हुई है, पार्टी उसकी समीक्षा करेगी, मजबूत तथ्यों के कोई आधार हमें मिलेंगे तो उस पर पार्टी के सामने रखे जाएंगे और उस पर पार्टी विचार करेगी। इस बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए थे, यानी अखिलेश ने बैठक में 2024 को लेकर भी चर्चा की, क्योंकि अखिलेश 24 को चुनाव को लेकर अभी से ही एक्टिव दिख रहे हैं और आजादी के 75वें वर्षगांठ पर सपा ने उत्सव मनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पूरे प्रदेश में 1 हफ्ते तक तिरंगा यात्रा निकाले जाने की तैयारी है। देखिए, सदस्यता को लेकर के प्रमुख रूप से आज हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दिशा निर्देश प्राप्त किए हैं। समाजवादी पार्टी जन जन तक, हर घर घर जाकर के सदस्यता अभियान, एक बृहद सदस्यता अभियान। अखिलेश यादव की एक्टिविटीज बताती हैं कि वो 24 के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन चुभने वाली बात तो ये है कि अखिलेश यादव को पहले अपनी पार्टी के भीतर मची हलचल को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को स्वतंत्र करने वाली चिट्ठी जारी होगी तो सपा के सिर्फ 106 विधायक ही बचेंगे, यानी चुनाव के 5 महीने के भीतर ही 5 विधायक कम हो जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। अखिलेश यादव के सियासी करियर में जीत कम और हार ज्यादा है। हर चुनाव हारने के बाद वो एक नई रणनीति और नए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अलग रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि जो गठबंधन विधानसभा चुनाव में था, उसी गठबंधन के तहत वो आगे बढ़ेंगे। इस गठबंधन से कुछ दल अलग भी हो चुके हैं जो अब सीधे अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। अखिलेश की चुनौती 2024 में इस वजह से ज्यादा होगी क्योंकि राजभर के साथ साथ उनके चाचा शिवपाल यादव भी उनके खिलाफ मोर्चेबंदी में जुट गए। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद।
समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी, जो दल हैं अभी जो दल बचे हैं उनके साथ। अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति भले साफ कर दी हो, फिर भी उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव भर नहीं है, एक तरीके से कहें तो ये अखिलेश यादव के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि अब तक किसी भी बड़े चुनाव को अखिलेश यादव ने अपने दम पर नहीं जिताया है। किसी चुनाव में उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही तो किसी चुनाव में तीसरे नंबर पर, और यही वजह है कि शिवपाल यादव जैसे नेता अब अखिलेश की रणनीति पर चुभने वाला तंज कस रहे हैं। तो अच्छा होता है कि स्वतंत्र तभी होते जब विधानमंडल से निकाल देते, वैसे तो सब स्वतंत्र हैं ही। स्वतंत्र तो आप पहले से ही थे। हाँ, पहले ही से हैं स्वतंत्र, आप भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं। आपकी तो स्वतंत्र अलग से देखिए, अपरिपक्वता का प्रमाण राजनीतिक दिया है। अपरिपक्वता का। अपरिपक्वता, और यही उनके नुकसान का कारण होगा। हाँ, ये तो है ही। ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश यादव बहुत ज्यादा असफल हुए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को रिकॉर्ड 32% वोट मिले और सीटें भी 2017 के मुकाबले दोगुने से ज्यादा हो गई। लेकिन अखिलेश को ये बात भी याद रखनी होगी कि 2019 में लोकसभा की जिन 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, उनमें से अब सिर्फ 3 सीटें ही उनके खाते में बची हैं, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। अब पुराने दोस्तों को सपा में ताकत नहीं दिखाई देती। अब इसके बाद विकल्प सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी दिख रही है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस का हाल देख ही रहे हैं। आज के तारीख में कांग्रेस से बड़ी पार्टी हम हैं, बसपा से बड़ी पार्टी हम हैं विधानसभा के अंदर, तो अब समाजवादी पार्टी है। तो आने वाले दिनों में जनता का जो रुख है वो नए विकल्प की तलाश में निकल रहा है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने उस वोट बैंक को बनाए रखने की है जो 2022 में मिला था। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा यादव और मुस्लिम वोटर्स का था। लेकिन सवाल ये है कि क्या 24 तक ये वोट बैंक अखिलेश के पास टिका रहेगा, क्योंकि इसमें सेंधमारी करने की कोशिश चौतरफा हो रही है। आजमगढ़ उपचुनाव के जरिए मायावती ने मुस्लिम वोटर्स को रिझाने का संदेश दिया। ओवैसी भी लगातार मुस्लिम वोट बैंक पर नजरें टिकाकर राजनीति कर रहे हैं। शिवपाल यादव के अलग होने के बाद यादव वोटर्स में सेंधमारी का खतरा है। मुलायम परिवार से अपर्णा यादव और हरिओम यादव भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अब भाजपा की कोशिश हरमोहन सिंह यादव के सहारे इस वोट बैंक में सेंध लगाने की है। खतरा सिर्फ भाजपा की तरफ से ही नहीं है, खतरा तो राजभर, शिवपाल और केशव देव मौर्य जैसे छोटे छोटे दलों के नेता भी बने हुए हैं, जो 24 के चुनाव में कहां सेंध लगा दे कोई भरोसा नहीं, और अखिलेश को इन सब से निपटने की रणनीति बनानी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव जिस भाजपा को चुनौती देने के लिए होमवर्क कर रहे हैं, वो भाजपा अभी से ही 2024 की तैयारियों में जुटी दिखाई दे रही है। आज यूपी में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में तमाम मुद्दों पर बात हुई। बैठक में सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में एमएलसी के प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम योगी के सामने अब एक नया लक्ष्य है। ये लक्ष्य है 2024 के चुनाव में भाजपा को 80 में से 80 सीटें जितवाना, और इसकी तैयारी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। सीएम आवास पर यूपी भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से पहले सभी मंत्रियों के साथ सीएम योगी राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने सरकार की 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड पेश की। इतना ही नहीं, सरकार का अगले 6 महीने का रोड मैप क्या है, इसे लेकर भी सरकार ने अपना प्रेजेंटेशन राज्यपाल के सामने दिखाया। 100 दिन का जो एजेंडा था उसमें कितनी सफलता मिली, आगे 6 महीने के लिए उनके विभाग का क्या कुछ एजेंडा है, इस पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ अब तक 2 बार हम कहें कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो अलग अलग मंडलों में, अलग अलग जिलों में दौरा करके आया है,
उन जगहों पर क्या कुछ देखा है, कैसे और सुधार किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर आज राजभवन में ही चर्चा हुई, जहां पर मुख्यमंत्री समेत सरकार के सभी मंत्री पहुंचे थे, राज्य मंत्री भी पहुंचे थे, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी पहुंचे थे और सभी ने अपना प्रेजेंटेशन राज्यपाल के सामने दिया। जो काम सरकार जनता के लिए कर रही है, वही काम उसे उसके लक्ष्य में कामयाब करने की अहम कड़ी है। यही वजह है कि सीएम योगी ने मंत्रियों को साफ हिदायत दी है कि काम में कोताही नहीं होनी चाहिए। 2024 के चुनाव से पहले अभी कई चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, जिनका असर बहुत बड़ा तो नहीं होगा, पर ये चुनाव कई संकेत भी देंगे। जैसे एमएलसी उपचुनाव को लेकर अभी भाजपा ने पत्ते नहीं खोले हैं। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए नामांकन तो शुरू हो चुका है, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है। 11 अगस्त को इन 2 सीटों के लिए मतदान होना है। हालांकि सपा अगर उम्मीदवार नहीं उतारती तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी और माना यही जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक में ये चुनाव भी एक अहम मुद्दा रहा। सबको इंतजार इस बात का है कि विधान परिषद के उपचुनाव में भाजपा की तरफ से कौन से 2 नाम सामने आएंगे, क्योंकि अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। अब केंद्रीय नेतृत्व ने कोर कमेटी के सभी सदस्यों से 2-2 दावेदारों के नाम मांगे हैं। केंद्रीय नेतृत्व जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर नाम पर फैसला लेगा। सूत्रों की माने तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सैंतवार, मानवेंद्र सिंह, महेश श्रीवास्तव और रजनीकांत माहेश्वरी में से किसी 2 को मौका देना चाहते हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य और प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह के नाम के पक्ष में हैं। प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत, पूर्व सांसद पूर्णिमा वर्मा, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पाल भी मजबूत दावेदार हैं। उपचुनाव के बाद परिषद में भाजपा के सदस्यों की संख्या 73 से बढ़कर 75 हो जाएगी, जो भाजपा के लिए बड़ी जीत है। इसके अलावा विधान परिषद में मनोनीत कोटे की 6 सीटें भी खाली हो रही हैं। इन सीटों के लिए नाम भी सरकार और संगठन को मिलकर तय करने हैं, यानी आने वाले दिनों में विधान परिषद में भगवा झंडा काफी ऊंचा होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।